हेलो गाइस, मैं हूं वली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त जो मैं वीडियो लेके आया हूं ना, वो एक ऐसे भारतीय नागरिक की है जो कि जिसको चीनी तक बहुत सम्मान देते हैं। मतलब इतना सम्मान देते हैं कि वो उसके आगे झुक जाते हैं। तो वो ऐसा क्या नागरिक है, ऐसा क्या काम किया है उसने? वो डॉक्टर है। तो ऐसा क्या डॉक्टर है, मतलब कि इतनी इनको क्या जरूरत पड़ती है, इतनी इनको क्या है कि कि उसको इतना सम्मान देते हैं ये लोग। मतलब उस आदमी ने इनके लिए ऐसा क्या किया है कि उसको इतना सम्मान मिलता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कैसे चीन भारत को बिल्कुल ही नहीं देखना चाहता। यहाँ तक कि एशिया में अगर चीन का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। और ये दुश्मनी आज से नहीं बल्कि उस दौर से है जब भारत और चीन के रिश्ते सुधरने की कगार पर थे कि तभी चीन ने धोखा देते हुए भारत पर हमला बोल दिया और भारत के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में भी ले लिया। तब से लेकर आज तक हर चीज में चीन भारत को पीछे करने की कोशिश में लगा रहता है और वो भारतीयों से नफरत भी करता है। लेकिन इसके बावजूद एक भारतीय और उसका परिवार ऐसा भी है जिसे न सिर्फ चीन के लोग सलाम करते हैं बल्कि चीन का हर राष्ट्रपति उस इंडियन के सामने सर झुकाता है। यहाँ तक कि वो इंसान चीन के लिए इतना जरूरी है कि आज उसके न होने के बावजूद भी चीन ने उसके नाम की डाक टिकट और म्यूजियम भी बना रखे हैं। यहाँ तक कि चीन के स्टूडेंट्स भी इस भारतीय इंसान के नाम पर शपथ लेते हैं। तो कौन है ये शख्स, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, चीन के एक डॉक्टर हैं जिनको चाइनीज लोग दिहुआ बुलाते हैं, लेकिन उनका असली नाम डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस है। और आज हम इसी डॉक्टर कोटनिस की बात करेंगे। आपको बता दें कि 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से 7 चीनी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत का दौरा कर चुके हैं। इस दौरे में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर द्वारकानाथ के परिवार से मिलना नहीं भूलता। यहाँ तक कि साल 2014 में जब शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तब उन्होंने इस परिवार से मुलाकात की थी। जिनपिंग डॉक्टर द्वारकानाथ की बहन से दिल्ली में मिले और झुककर उन्हें नमस्कार भी किया। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। द्वितीय विश्व युद्ध WW2 की शुरुआत 1939 में मानी जाती है। लेकिन अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ युद्ध की शुरुआत 1937 में ही हो गई थी। दरअसल साल 1937 में चीन और जापान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। ऐसे में चीन तब अमेरिका, ब्रिटेन सहित तमाम देशों से मदद मांग रहा था और इसी दौरान चीन के जनरल जू डे और जवाहरलाल नेहरू के अच्छे संबंध से चीन और दुनिया वाकिफ थी। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति ने नेहरू को भी पत्र लिखकर चीन की मदद करने की बात कही। लेकिन 1937 में तो भारत खुद गुलाम हुआ करता था। ऐसे में ये बात साफ थी कि नेहरू मदद करने की हालत में नहीं थे। लेकिन फिर भी वो चीन को भारत के सबसे बड़े पड़ोसी देश के रूप में देखते थे। इसीलिए उन्होंने युद्ध में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए एक मेडिकल मिशन भेजने की बात की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तब कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वे लोग बोस को बहुत मानते थे। इसीलिए नेहरू के कहने के बाद 30 जून 1938 को बोस ने प्रेस के जरिए एक अपील की जिसमें देशवासियों से कहा गया कि कांग्रेस चीन की मदद के लिए एक मेडिकल मिशन भेजना चाहती है। जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं आगे आइए। इसका मतलब ये था कि देश की डॉक्टर और मेडिकल फील्ड के लोग इसमें हिस्सा ले सकते थे और ऐसा ही हुआ। इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए लोग जुटने लगे और उसी में 10 अक्टूबर 1910 में जन्मे डॉक्टर द्वारकानाथ, जो कि खुद एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार से आते थे, उन्होंने भी हिस्सा ले लिया। उस समय वो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर द्वारकानाथ की बहन मनोरमा बताती है कि डॉक्टर कोटनिस दुनिया घूमना चाहते थे और अलग अलग देशों में मेडिकल प्रैक्टिस करने का सपना देखा करते थे। ऐसे में जैसे ही उन्होंने नेताजी की अपील सुनी वो एकदम तैयार हो गए क्योंकि उनका सपना बिल्कुल सामने था। इसके बाद 5 लोगों की एक मेडिकल टीम तैयार हुई जिसमें डॉक्टर द्वारकानाथ के साथ डॉक्टर M अटल, डॉक्टर चोलकर, डॉक्टर BK बसु और डॉक्टर देबाश मुखर्जी शामिल थे। इसके बाद कांग्रेस ने इस मिशन के लिए देश भर से 22,000 रुपए चंदा जमा करके इन 5 डॉक्टर सहित एक एम्बुलेंस चीन के लिए रवाना कर दी और इस तरह चीन में डॉक्टर द्वारकानाथ की एंट्री हो गई। ये डेलीगेशन सबसे पहले वुहान पहुंचा। यहाँ से उन्हें येनान भेजा गया। येनान में इस डेलीगेशन को रिसीव करने वाले लोगों में चीनी क्रांति के जनक माओ जेडोंग और जनरल जू डे भी शामिल थे।
एशिया के किसी देश से मदद के लिए पहुंचने वाली पहली टीम थी। इस डेलीगेशन का महत्व इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि भारत तब खुद एक गुलाम देश था। यूं तो डॉक्टर्स की इस टीम में 5 लोग थे, लेकिन डॉक्टर द्वारकानाथ के योगदान को खास तौर पर याद किया जाता है क्योंकि अगले 5 सालों के दौरान डॉक्टर द्वारकानाथ चीन के युद्ध स्थल में एक मोबाइल क्लिनिक चलाते रहे, यानी एक ऐसी क्लिनिक जिसे जरूरत और सुरक्षा के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। खैर, बैटलफील्ड में रहना कठिन था। डॉक्टर द्वारकानाथ के पास दवाइयों की भयंकर कमी थी। इसके बाद भी डॉक्टर ने एक इतिहास रच दिया और 1940 में हुई एक लड़ाई के दौरान लगातार 72 घंटों तक बिना सोए ऑपरेशन करते रहे, जिस वजह से वो चीन के लिए देवदूत बन गए। ऐसा कहा जाता है कि इस एक लड़ाई में उन्होंने 800 घायलों का इलाज किया। कहा जाता है चीन में रहते हुए डॉक्टर द्वारकानाथ ने कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी, हालांकि इसके कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलते। 5 साल चीन में रहने के दौरान वो कम्युनिस्ट पार्टी की 8th रूट पार्टी का हिस्सा थे, जिसे खुद माओ लीड कर रहे थे, इसलिए उनकी चीन के बड़े चेहरों से जान पहचान थी। और तो और उन्हें चीन इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी गृहस्थी भी वहीं बसा ली। साल 1940 में डॉक्टर कॉटनिस की मुलाकात गुओ किंगलान नाम की एक नर्स से हुई। दोनों में प्यार हुआ और दिसंबर 1941 में दोनों की शादी हो गई। इस शादी से दोनों को एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने यिन हुआ रखा। ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। यिन जो चीन में भारत का एक दूसरा नाम है और हुआ जिसका मतलब चीन से है। दोनों देशों का नाम मिलाकर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था। चीन में रहते हुए डॉक्टर द्वारकानाथ ने अपने परिवार को कई खत भी लिखे। उनकी बहन मनोरमा बताती है कि डॉक्टर वहां बहुत खुश थे और लोग उन्हें धन्यवाद देने आते थे। और तो और चीन में लोगों ने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का एक नया नाम भी रख दिया। वहां के लोग उन्हें दी हुआ के नाम से बुलाते थे। ऐसा कहा जाता है चीन के लोग, वहां की सरकार और वहां के बड़े बड़े लोग उन्हें भारत की तरफ से भेजे गए फरिश्ते के रूप में देख रहे थे। चीन में मिलने वाले आदर सत्कार के बावजूद डॉक्टर का काम काफी ज्यादा कठिन था, जिसका असर उनकी सेहत पर हुआ और दिन रात चीनी सैनिकों की सेवा करने के कारण उनकी खुद की हालत खराब हो गई और दिसंबर 1942 में अपने बेटे के जन्म के सिर्फ 3 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई। और इस मौत से चीन को कितना दुख हुआ, ये खुद वहां के सबसे बड़े नेता ने दुख जाहिर करते हुए बताया था। डॉक्टर द्वारकानाथ के निधन पर माओ ने लिखा था कि आज चीन ने अपना एक महान दोस्त खो दिया है। हम उनकी याद को हमेशा अपने दिल में बनाए रखेंगे। और बस फिर क्या था, आज तक चीन ने उनकी याद को मरने ही नहीं दिया। आने वाले सालों में डॉक्टर कॉटनिस हिंदी चीनी भाई भाई का सिंबल बन गए। यहाँ तक कि 1962 भारत चीन युद्ध के बाद भी चीन उन्हें लगातार सम्मानित करता रहा। उनके नाम पर 2 बार टिकट जारी किए गए। उनके नाम पर चीन में एक म्यूजियम, एक मेडिकल स्कूल और एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। कॉटनिस का चीन में इतना सम्मान है कि 2020 में जब भारत चीन संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे थे, चीन में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। उनके नाम से बने एक मेडिकल स्कूल में आज भी बच्चे जब पास होते हैं तो डॉक्टर कॉटनिस के नाम की शपथ लेते हैं। आज भी चीन में कोल्ड फूड फेस्टिवल या चिंगमिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन हर साल चीन के लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और उन्हें याद करते हैं। इस दिन चीन द्वारा लड़े गए युद्धों में शहीद हुए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। खास तौर पर चीन के उत्तर में बसे हिबे प्रांत की राजधानी शीजियाजुआंग में यहाँ एक शहीद स्मारक पार्क बना हुआ है। इस शहीद स्मारक पार्क में बनी कई कब्रों में से एक पर उसी भारतीय डॉक्टर का नाम है, यानी आज उसे चीन में एक शहीद का दर्जा मिला हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि डॉक्टर की पत्नी का क्या हुआ। तो आपको बता दें, उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला वो भारत दौरे पर जरूर आई। आखिरी बार साल 2006 में वो चीनी राष्ट्रपति हू जिताओ के साथ भारत आई थी और यहाँ डॉक्टर द्वारकानाथ के परिवार से भी मिली थी। इसलिए आज चीन में द्वारकानाथ एक बहुत ही जरूरी शहीद के रूप में देखा जाता है। और तो और उनकी इस जिंदगी पर 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। इसलिए आज पूरा चीन द्वारकानाथ के एहसानों को नहीं भुला सका। आपको डॉक्टर की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाइएगा। वाकई भाई, इतना ऑनर इकट्ठा करना एक ऐसे मुल्क में जो कि आज जो हालत है इंडिया और चीन के दरमियान के जो तनाज़े हैं बहुत ज़्यादा हैं, इस हालत में भी वो सम्मान देना नहीं भूल रहे। क्या होंगे वो डॉक्टर, कि ये वो दौर था। देखें, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को भी दिखाया, नेताजी को दिखाया। बहुत मतलब वो दौर ही अलग था यार। उस दौर की तो
कहते ना फिज़ा ही अलग थी, उसकी खुशबू ही अलग थी। बहुत कुछ बेहतर था, बहुत कुछ अच्छा था। और बस उसी दौर के थे ये डॉक्टर, उसी दौर के डॉक्टर थे। नेताजी ने इनको भेजा और उसके बाद ये अपना मिशन समझ के वहाँ पे करके आए और आज तक वो सम्मान भारत को मिल रहा है। सोचें आप, ऐसा कोई काम अगर कर जाए कि अपने मरने के बाद भी वो सम्मान बाकी रहे, ये इस किस्म के लोग थे यार। ये लोग अब कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, ये लोग पैदा कैसे होंगे? ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल भी हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। और इस एग्जाम्पल को बहुत आगे रखना चाहिए कि एक दुश्मन मुल्क में भी ये काम किया गया और उसको भी उधर भी एक लोहा मनवाया गया और इस कदर मनवाया गया कि वो अब तक रिस्पेक्ट करने को मजबूर हैं उन डॉक्टर साहब की। खैर नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।